प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में आज एक देश एक चुनाव से जुड़े हुए बिल को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों का कहना है कि सरकार चालू शीतकालीन सत्र में ही इससे जुड़ा बिल भी लेकर आएगी। आपको बता दें कि सरकार से जुड़े सूत्रों का यह भी मानना है कि इस बिल पर विस्तृत चर्चा के लिए सरकार इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भी सदन में पेश करने के बाद भेज सकती है। सरकार चाहती है कि इस बिल पर आम राय बनाई जाए। इसके लिए सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा कराई जाएगी। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। साथ ही सभी राज्य के विधानसभा के स्पीकर को भी बुलाया जाएगा। देश भर के प्रबुद्ध लोगों के साथ ही सिविल सोसाइटी को भी इस बिल पर अपनी राय देने के लिए बुलाया जाएगा। इससे पहले सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान सितंबर 2023 में एक कमेटी बनाई थी जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनाई गई थी। कोविंद समिति ने अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मार्च में सरकार को अपनी सिफारिश सौंप दी थी। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। समिति की ओर से अपनी रिपोर्ट में देश में 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की एक साथ की सिफारिश की गई थी, जबकि दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई थी। यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन तो होगा, लेकिन लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज सुबह अचानक हाथरस दौरे पर निकल गए। दरअसल हाथरस दौरे पर वो इसलिए गए क्योंकि वहाँ पर जो हाथरस रेप पीड़िता है, उनके पिता ने उनको चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने हाथरस दौरे का अचानक प्लान बनाया। दरअसल इसी साल जुलाई में लड़की के पिता ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी और उसमें इन्होंने लड़की के पिता ने कहा था कि 4 साल से मैं कैद हूँ, ना ही कोई रोजगार है, ना ही रोजगार के लिए बाहर जा पा रहा हूँ, और सरकार ने भी वादे पूरे नहीं किए। दरअसल आपको याद दिला दें, हाथरस में 4 साल पहले 14 सितंबर 2020 को दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी और 29 सितंबर 2020 को युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने घर वालों की सहमति के बिना युवती का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया था। ये मामला देश भर में सुर्खियों में रहा। यूपी पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हुए तो इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। दरअसल नेता विपक्ष जो है वो आज अचानक जब हाथरस पहुंचे और वहाँ रेप पीड़िता के पिता से 45 मिनट बात करने के बाद वो वहाँ से वापस निकले। कैमरामैन रफीक के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने अपनी शपथ ले ली, लेकिन महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हो पाया है। 16 जून से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में शुरू हो रहा है। ऐसे में 16 तारीख से पहले महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार होना जरूरी है। इसी मंत्रिमंडल की लिस्ट फाइनल करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार दिल्ली रवाना हुए, लेकिन दूसरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली गए ही नहीं। इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि क्या एकनाथ शिंदे नाराज है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे वाकई नाराज है। उन्हें किसी भी हाल में गृह मंत्रालय का जिम्मा चाहिए, इसलिए एकनाथ शिंदे दिल्ली जाने से उन्होंने मना कर दिया। जब शिवसेना के नेताओं से पूछा कि एकनाथ शिंदे दिल्ली क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां पर बिजी होते हैं, ऐसे में पहले से समय लेकर जाना उचित होता है। एकनाथ शिंदे को बताते हैं कि यहाँ पर 12 मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार का दिल्ली के ल्यूटियंस में 6 जनपद रोड पे ये टाइप 8 बंगला है, यानी कि सबसे बड़ा बंगला है। लेकिन 11 जनपद पे एक ऐसा बंगला है जो अचानक ल्यूटियंस में सुर्खियों का विषय बन गया है, क्योंकि वो सुनेत्र पवार को अलॉट हुआ है। ल्यूटियंस में सुनेत्र पवार को टाइप 7 बंगला मिलना चर्चा का मुद्दा बन गया है। दरअसल वह पहली बार राज्यसभा से सांसद बनी है। जानकारी के मुताबिक पहली बार के सांसद दूसरे सबसे बड़े वर्ग के आवास के हकदार नहीं होते। सबसे बड़े वर्ग का घर टाइप 8 होता है, जो एनसीपी एसपी शरद पवार को मिला हुआ है, जो 6 जनपद पर स्थित है। अब उनके आधिकारिक आवास को राज्य की राजनीति में अजीत पवार के बढ़ते कद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एनसीपी चीफ की पत्नी को 18 जून को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। सुनेत्र पवार को पड़ोसियों में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, भाजपा के अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हैं।
जानकारी के मुताबिक राज्यसभा की हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन को ये विशेषाधिकार होता है कि वो पहली बार के सांसद को भी बड़ा घर दे सकता है। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत दे, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर संघ और एनडीए की सरकार आमने सामने दिखती है। दरअसल एक तरफ जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुओं की घटती संख्या के बाद अब कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कर रही है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसके अनुसार नसबंदी कराने वाले पुरुष और महिलाओं को जो पहले प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपये मिला करती थी उसे अब बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में स्वास्थ्य महकमा भी बीजेपी के पास ही है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मान लिया और इसके बाद प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो दूसरी तरफ एक तरफ जहां पर दोनों संघ की अपनी राय है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार भी अपनी राय रख रही है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इसमें क्या नतीजा निकलता है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में भले ही महायुति की सरकार बन गई हो, लेकिन महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चलाए जाने की चर्चा जोरों पर है। इस बात को बल बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के उस बयान से मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी के कई विधायक और सांसद नाराज हैं, अपनी पार्टी में अस्वस्थ हैं और वो बीजेपी में आना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसका खंडन किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि उनका कोई भी विधायक या सांसद नाराज नहीं है, समय आने पर वो बता देंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि महाविकास अघाड़ी में एनसीपी, एसपी और कांग्रेस के विधायक सांसद नाराज हैं। इस पर एनसीपी, एसपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। एनसीपी, एसपी प्रवक्ता विद्या चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर टिकी है। यही कारण है कि ऑपरेशन लोटस की चर्चा जानबूझकर चलाई जा रही है। केवल दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। तू डाल डाल मैं पात पात। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कुछ इसी तरह की नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ऑटो के वालों के पास जाते हैं, ऐसे में उसके अगले दिन ही दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ऑटो चालकों से मिलने पहुंच जाते हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाते हैं और जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं जो कि बीजेपी के नहीं है वोटर्स। ऐसे में उसको लेकर वो मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने चले जाते हैं और आज दिल्ली बीजेपी भी 4 बजे जो है वो मुख्य आयुक्त से मिलेगी। उसी बीच देखिए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर कह दिया है कि दिल्ली में महिलाओं को अब 1,000 नहीं 2,100 रुपए महीने के हिसाब से मिलेंगे। हालांकि दिल्ली बीजेपी उसे पूरी तरीके से एक घोषणा बता रही है, एक ऐसी घोषणा जो कभी पूरी नहीं हो सकती। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने आज ये साफ कर दिया कि अगर माताएं बहनें चाहे तो 60 से ज्यादा सीट दिल्ली में आ सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि अब महिलाओं के खाते में 1,000 नहीं 2,100 रुपए आएंगे, ये विधानसभा चुनावों के लिए कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होता है। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ व्याग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। यूपी के जनपद सहारनपुर में बीजेपी नेता की तरफ से अखिलेश यादव को लेकर पोस्टर लगाया गया है, जिसको लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भले ही उपचुनाव समाप्त हो गए हो, लेकिन पोस्टर वॉर अभी भी जारी है। अब यूपी के जनपद सहारनपुर में जो पोस्टर लगाया गया है उसमें लिखा है, चुप बैठो अखिलेश, बाबा संग रहेगा उत्तर प्रदेश। ये पोस्ट बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष ने लगाया है। ये पोस्ट शहर के कई इलाकों में लगाई गई है। अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन भी किया है। सपा का कहना है कि वो अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पुलिस से भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से ऐसे कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाने की मांग भी की है। सपा का कहना है कि राजनीति में मर्यादा होना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। 2 दिन पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी के उस बयान का समर्थन किया था जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन को मैंने ही बनाया है और अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया गठबंधन का हम अगुवाई करने को तैयार हैं। अब लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद उसका साइड इफेक्ट भी दिखना शुरू हो गया है।
कांग्रेस के नेता और बिहार के सचिव प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा कि अगर 2025 में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो उस सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे। और उसके बाद शाहनवाज आलम ने दोनों डिप्टी सीएम के जाति तक बता दी। हालांकि अभी 2025 के विधानसभा चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी से जो फूट है वो दिखाई देनी शुरू हो गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए किसानों को 10 महीने का समय हो चुका है। किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए पूरी तरह वाजिब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर केंद्र सरकार के मंत्रियों द्वारा बार बार कहा भी जा रहा है कि केंद्र सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन वहीं पर यदि किसान पंजाब बॉर्डर छोड़कर हरियाणा की ओर कूच करते हैं तो वहां पर हरियाणा पुलिस उनको एंटर नहीं होने दे रही। और यही कारण है कि अब किसानों ने 14 दिसंबर को फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। और सरपंच सिंह पटेल ने कहा कि फिर से दिल्ली कूच भी किया जाएगा और 101 किसानों का जो जत्था होगा वो दिल्ली कूच भी करेगा, जिसकी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से पूर्ण कर ली गई हैं। अब देखना होगा कि किसानों का 14 तारीख को दिल्ली कूच क्या हो सकेगा या फिर पिछली बार की तरह ही हरियाणा पुलिस उसको असफल बना देगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। महाराष्ट्र के परभनी जिले में अज्ञात शख्स द्वारा संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किए जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस पूरे मामले में अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस वीडियो के जरिए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। परभनी के न्यू मोंढा और नानलपेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुरुवार के दिन पूरे परभनी जिले में शांति जो है वो बनी हुई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। परभनी में कोई फिर अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर पुलिस पूरे परभनी जिले में पैनी नजर जो है वो बनाई हुई है। पुलिस अधिकारी की माने तो हिंसा में जिन लोगों की संपत्ति प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, अगर उनकी तरफ से कोई शिकायत मिलता है तो आगे चल के और भी मामले दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें कि बुधवार को बवाल के बाद पूरे परभनी में इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया था। इसके अलावा पूरे परभनी जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई थी। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर में हमले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता में जगह जगह हिंदू संगठन के लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार इसमें दखल अंदाजी करे और जो बांग्लादेश में हिंदू फंसे हैं उनकी पूरी तरह से व्यवस्था किया जाए। यानी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य सरकार पूरी तरह से तत्पर है और जो केंद्र सरकार को इसको लेकर पहल करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस्कॉन मंदिरों में हरे राम हरे कृष्णा के द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हिंदू कैसे सुरक्षित हो इसकी पूरी व्यवस्था किया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार कोलकाता में आवाज उठाया जा रहा है, क्योंकि हिंदू जो बांग्लादेश में है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है। आखिर ये हमला कब तक रुकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। एआई से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उसके बाद से पूरा परिवार फरार हो गया है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये जौनपुर का वही मोहल्ला है जहां पर निकिता सिंघानिया अपने मां, अपने भाई और अपने परिवार के साथ रह रही थी और इस मोहल्ले में अतुल सुभाष की आत्महत्या चर्चा का विषय बनी हुई है। कल रात से ही जैसी जानकारी मिली कि इस परिवार को कि मुकदमा दर्ज हो चुका है, ये परिवार फरार हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मकान है उसके बाहर आपको गेट पर ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। बगल में एक दुकान भी है, उस पर भी वो भी बंद पड़ी हुई है और आप देखेंगे ये 3 मंजिला ये मकान जो खोवा मंडी किला रोड पर स्थित है, ये पूरा मकान इस वक्त बंद पड़ा है और परिवार पूरा फरार हो गया है। पुलिस
इस परिवार को तलाश रही है। जानकारी ये मिली है कि यहाँ से रात में फरार होने के बाद पड़ोस के ही एक होटल में कुछ देर के लिए परिवार ठहरा था। वहाँ के भी सीसीटीवी पुलिस के हाथ लग चुके हैं। अब पुलिस इस परिवार की लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, जौनपुर, न्यूज़ 24। बॉर्डर पर इस समय बड़े पैमाने पर एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस एंटी टनल सर्च ऑपरेशन का मकसद यह है कि अगर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों की ओर से इस इलाके में कोई टनल खोदी गई हो, उस टनल को डिटेक्ट किया जाए, क्योंकि सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि आतंकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टनल के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और आप देखिए जंगल का इलाका भी है, पास में खेत हैं और देखिए कैसे यहाँ पर बड़े पैमाने पे एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एंटी टनल सर्च ऑपरेशन। जवान बेहद ज्यादा संख्या में जंगल के बीचों बीच उतरे हैं। चुनौती, खतरा कदम कदम पर है, क्योंकि यहाँ से चंद मीटर दूर है पाकिस्तान की सीमा। और आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी ये जवान हैं, एसओजी के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान जो हैं, इस जंगल को बारीकी से सर्च कर रहे हैं। खेतों में एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये आप देखिए नदी नाले, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई बड़ी नदियां हैं, कोई बड़े नाले हैं, छोटे नाले हैं और वहां पर ऑपरेशन को लॉन्च करना बेहद ज्यादा चुनौतियों से भरा होता है। अगर टनल के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यूपी के झांसी में विदेशी फंडिंग के मामले को लेकर के एनआईए और एटीएस की छापेमारी। एनआईए और एटीएस की टीम ने झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में छापेमारी की कार्रवाई की। इस छापेमारी को लेकर के तहरीके झांसी ऑनलाइन तालीम देने वाले मुफ्ती खालिद के घर पहुंची एनआईए और एटीएस की टीम। बताया जा रहा है कि विदेशी फंडिंग के जरिए टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था। मामले में संलिप्तता पाए जाने की सूचना पर तड़के सुबह मुफ्ती के घर पहुंचे, पूछताछ की गई, दस्तावेज खंगाले गए। वहीं कई घंटों की पूछताछ के बाद विदेशी फंडिंग पर मुफ्ती खालिद नदवी को एटीएस ने हिरासत में लेकर जैसे ही बाहर निकले, तभी एक समुदाय के लोग ने एटीएस का विरोध कर रास्ता रोक दिया। काफी हंगामा हुआ। यहाँ आपको ये भी बता दें, मुफ्ती खालिद नदवी के साथ एक अन्य शख्स को हिरासत में लेकर एनआईए और एटीएस की टीम एसएसपी कार्यालय में ले जाकर के आगे की पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। आखिरकार 5 साल का मासूम आर्यन जिंदगी की जंग हार गया है। दरअसल दौसा में एक खुले बोरवेल में आर्यन गिर गया था। लगभग 56 घंटे तक उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के साथ तमाम प्रशासन के जवान भी उसे बचाने में जुटे हुए थे। कई तरीके से पैरेलल बोरवेल बनाने की कोशिश की गई, गड्ढे खुदवाए गए और उसे बचाने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन 5 साल के मासूम आर्यन को नहीं बचाया जा सका। देर रात करीब 1:30 बजे उसे बोरवेल के गहरे गड्ढे से बाहर निकाला गया और जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसका परीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल तो इस पूरे मामले की बड़े स्तर पर जांच के प्रशासन ने आदेश भी दे दिए हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।